नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है और आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है और आपको महत्वपूर्ण अपडेट लेना है तो आप टेलीग्राम की लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और आज की हम महत्वपूर्ण बातों पर बात करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है जो अक्सर एग्जाम में आता है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हमारे पिछले वाले जो प्रीलिम्स है उसमें आ चुका है। सीआरए जिनको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो सेबी ने क्या किया है, सेबी संस्था है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सेबी ने क्या किया है, इनके लिए एक फ्रेमवर्क लेके आए हैं और कहा है कि हम इनमें ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए कुछ बातें शामिल कर रहे हैं और ये फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। तो अभी लागू हुआ नहीं है, जब ये होगा तब हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हमारे लिए न्यूज ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में पढ़ें और सेबी के बारे में पढ़ें क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या नया चेंजेस लेके आएंगे तो वो भी हम बात करेंगे। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक्चुअली क्या है, आपने एक न्यूज सुनी होगी कि लार्सन जो ये कंपनी थी LSNNT, तो उसकी रेटिंग लगातार कुछ सालों से अच्छी जा रही थी, लेकिन उसकी वित्तीय स्थिति हमने देखी कि खराब हो गई। उनने कई लोगों से कर्जा लिया, उसका रिपेमेंट नहीं कर पाए। तो इसलिए क्या हुआ, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनकी जो असेसमेंट करते थे, उनको रेटिंग देते थे, उनके उनके ऊपर प्रशासन लगा कि आप इनको रेटिंग कैसे देते हैं जबकि इनकी स्थिति तो खराब है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन निवेश आता है भारत में, तो उनका विश्वास उठ जाता है और वो भारत में निवेश करने से कतराते हैं क्योंकि संस्थाएं सही से काम नहीं कर रही हैं। तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, स्पेशली जो वित्त से संबंधित संस्थाएं हैं, वो देश में सही से काम करें ताकि देश में विश्वास उत्पन्न हो और देश में निवेश अधिक से अधिक आए। तो कुछ हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण क्रेडिट सीआरए हैं, जैसे ओनिकरा है, आईसीआरए है, सेमरा है और क्रिसिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो हमारी कंपनी को देती हैं रेटिंग की इनकी वित्तीय हेल्थ कैसी है ताकि बाहरी लोग इसमें निवेश कर सकें। एक ये क्या करती है, इंडिविजुअल और कंपनी को उनकी क्रेडिट वर्थ के आधार पर उनको रेटिंग देते हैं और इनको रेगुलेट किया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 1999 के तहत। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब जो हाल ही में कहा है कि अब इसमें 1 जनवरी 2023 से कुछ चेंजेस आएंगे, वो है कि ये ऑब्लिगेशन इनके पास होंगी कि इनके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, एडिशनल कोलेट्रल होना चाहिए, थर्ड पार्टी गारंटी होनी चाहिए और इनको कहा है कि इनको सफिक्स क्रेडिट इनहेंसमेंट करना पड़ेगा ताकि उनका जो रेटिंग का इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें क्या हो, ट्रांसपेरेंसी आए और पारदर्शिता आए। उसके लिए क्या हो, बाहरी लोग जो इन्वेस्टर हैं वो कंपनियों में क्या करें, निवेश करें। ठीक है, अभी पूरा आया नहीं है, आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसका सीआरए के बारे में जान लिया। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सेबी के बारे में जाने। सेबी की जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988 को ही, तब एक गैर संविधिक संस्था थी, लेकिन इसको 1992 में एक एक्ट लेके आए जिसको सेबी एक्ट बोलते हैं, उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई और इसको संविधिक दर्जा दे दिया गया, मतलब कि स्टैच्यूटरी उसको ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया ताकि हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट है वो क्या करे, फंक्शन को प्रोटेक्ट कर सके, रेगुलेशन कर सके और डेवलपमेंट कर सके। जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड मार्केट है और इससे संबंधित और भी जो
हमारी जो मार्केट है, जो वित्तीय बाजार से संबंधित है, उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है, ना कि आरबीआई। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की न्यूज ये है कि यूनियन कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ मिशन 2020-21 की जो संबंधित जो प्रोग्रेस थी उसके बारे में इन्फॉर्म किया है, और कुछ महत्वपूर्ण डेटा हमारे सामने आया है, और कुछ प्रोसेस भी आगे बढ़ाने को कहा है। तो सेंटर ये नेशनल हेल्थ मिशन सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करती है, और पब्लिक को जो हेल्थ संबंधी जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने पे कार्य करती है। इसके मेनली दो कंपोनेंट हैं। इसको नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और इसने कुछ अचीवमेंट 2020-21 में किए हैं, और कहा है कि इसने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है। इसने 2.71 लाख एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, अवसंरचना का निर्माण किया है, इसमें 30 अतिरिक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट दिए हैं, कोल्ड चेन को बढ़ाया है जिसमें वैक्सीन हम रख सकते हैं, और भी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, और 1000 से ज्यादा फर्स्ट रेफरल फैसिलिटी को इन्हें ऑप्शनल किया है। और एक प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम 2016 में लॉन्च किया गया। इसके द्वारा हर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर, मतलब पीपीपी मॉडल के आधार पर इस फैसिलिटी को इंस्टॉल किया गया, जिससे डायलिसिस करने में लोगों को आसानी हो। और इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 1 लागू किया गया, जो हमने कोविड-19 के दौरान में देखा गया कि बड़े बड़े हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, कई स्टेडियम में निर्माण किया गया, दिल्ली में स्टेडियम में निर्माण किया गया। तो इसकी कुछ क्या है उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त और भी कहा है कि हम मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट को, अभी जो हमारे 17 और से 19 में 103 है, उसको 2025 तक हम 90 की बात करते हैं कि 90 आ जाए। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2020 में 28 है, और अभी हम जो बात करेंगे कि 23 आ जाए 2025 तक। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 32 2020 में है, और 2025 तक हम इसको 23 लाने की बात कर रहे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट जो NFHS 5 का डेटा जारी हुआ उसमें कहा गया कि हमारी जो 2.0 आ गई है, लेकिन इसको हमको 2.1 ही रखना है। कि 2.1 का मतलब है कि जनरेशन का रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसमें इसका मतलब होता है कि ना तो जनसंख्या बढ़ रही है, ना तो जनसंख्या बढ़ रही है, सॉरी, ना तो जनसंख्या बढ़ रही है, ना तो जनसंख्या घट रही है, ठीक है। तो इसको हमें 2.1 तक लाना है 2025 तक। और लेप्रोसी के बारे में कहा गया है कि अधिकांशतः लेप्रोसी को हमारे यहाँ 2005 में इंडिया ने लेप्रोसी फ्री डिक्लेयर किया, लेकिन अभी भी हमारे देश में कई न्यू केसेस देखने को मिले, और 2025 को इसको करना है कि हम एक केस पे लेके आना है, ठीक है। मलेरिया 2020 में डिक्लाइन हमें देखने को मिला है 46.28%, लेकिन एक पे लाना है हमको 10,000 पे एक, ठीक है, 2025 तक। ट्यूबरक्लोसिस में भी हमको डिक्लाइन देखने को मिला। 2012 से 2019 की बात करें तो 2012 में 234 थे, हम 19 में 193 पे आ गए, और हमको 2025 तो इस टीबी को क्या करना है, खत्म करना है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आप किसी भी एग्जाम में इस बात को कोट कर सकते हैं, मींस के एग्जाम में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मध्य प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम बोलते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। जैसा आप स्पेशली यहाँ पे देखें, ये आपको मध्य प्रदेश का मैप आपको देखने को मिलेगा, इसमें महत्वपूर्ण आपको रिजर्व देखने को मिलेंगे। और ये अब जो टाइगर नेशनल पार्क, या सॉरी बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमको यहाँ देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ बुद्धिस्ट केव, स्तूपास, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, हिंदू टेम्पल और वरा स्कल्पचर ये खोजे हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ है, हमारे देश में
इनकी मतलब की सांस्कृतिक विरासत का और भी नया पहलू सामने आया है और कुछ महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। और कहा है कि जो बुद्धिस्ट के बारे में कहा गया है कि 26 बुद्धिस्ट केव हमको और स्तूपा देखने को मिले हैं यहाँ पे, और एक चैत्य देखने को मिला। चैत्य का मतलब होता है, मान लो कोई एक इस टाइप से, जैसे आप यहाँ पे देखो इस इमेज में ये चैत्य मान लो है, तो इसके अंतिम छोर पर आपको बौद्ध से संबंधित कुछ मूर्तियां देखने को मिलेंगी, या नहीं है तो उसको देखने को मिलती हैं। और ये चैत्य क्या होता है, बुद्धिस्ट के लिए मतलब कि पूजा पाठ का एक स्थान होता है, और एक होता है विहार जहाँ पे बुद्धिस्ट क्या करते हैं, उनका निवास स्थान होता है भिक्षुओं का। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चैत्य आपको समझ में आ गया। चैत्य हमको देखने को मिले हैं जो कि महायाना बुद्धिस्ट साहित्य से संबंध देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म में दो मतलब कि विभाजन हमको देखने को मिलते हैं, एक महायाना एक हीनयाना। महायान में क्या होता है कि पूजा पाठ को उनको महत्व दिया जाता है, और जबकि हीनयान में पूजा पाठ को महत्व नहीं दिया जाता। महायान में बोधिसत्व की क्या है धारणा देखने को मिलती है। ठीक है, और बौद्धिक स्तूपा भी हमको 2 से तीसरी सेंचुरी के हमको देखने को मिले हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हिंदुइज्म से संबंधित हमको क्या देखने को मिला है, 26 टेम्पल देखने को मिले हैं जो कल्चुरी पीरियड से थे, जो कल्चुरी पीरियड 9 से 11 सेंचुरी के मध्य रहा। और 2 शिव से संबंधित मठ देखने को मिले हैं हमको। इससे हमें ये मिलता है कि कल्चुरी जो शासक थे वो पार्ट ऑफ गुजरात में भी देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी इनका क्या था, स्प्रेड था। तो ये हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और अर्लीस्ट हमको देखने को मिलता है कि एलोरा और एलिफेंटा के मॉन्यूमेंट में कल्चुरी से संबंधित हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और बरहा जो हमको देखने को मिला है वो लॉर्ड विष्णु से संबंधित है, लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, 2 से 15वीं शताब्दी के मध्य हमको देखने को मिलता है। और अन्य जो ब्राह्मी टेक्स्ट हमको देखने को मिला है, और इसमें कुछ सिटी का मेंशन है जिसमें मथुरा, कौशाम्बी, पवाता, बज भरदा, ठीक है, और किंग ऑफ जैसे भीमसेना, पुतासिरी और बट्टा देवा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और कुछ नागरी और संकल्प लिपि को हमको इसमें देखने में सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ कॉइन भी मिले हैं। मुगल एरा सार्की डायनेस्टी थी जो जौनपुर से संबंधित थी। गुप्ता पीरियड से संबंधित कुछ रिमेन देखने को मिले हैं, तो इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। ज्यादा आपको एक ओवरव्यू लेना है, आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है किस इंस्क्रिप्शन में इन सिटियों के नाम है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इन बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हमने पढ़ लिया, एक बार इसको पढ़ लेना ये यहाँ तक। अब हम पढ़ लेते हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्था क्या है। तो इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर ने की। ठीक है, और इसका महत्वपूर्ण काम है कि आर्कोलॉजिकल रिसर्च को बढ़ावा देना, उनको उनका प्रोटेक्शन करना, और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको क्या करना, उसमें अनुसंधान करना, उनका प्रोटेक्शन करना, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये एंसेंट मॉन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट 1958 के तहत रेगुलेट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करते हैं। कमेंट करके बताना कि अभी इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है। और जो एंटिक्विट आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972 है उसको भी क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने का कार्य करते हैं। तो हमने एएसआई पढ़ लिया, साइट्स पढ़ ली, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क पढ़ लिया। अगर आपको और पार्क देखने हैं तो इसको पॉज करके इन सारे पार्क को आप देख सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बारे में आप रिलेटिव लोकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, अब एक शब्द चर्चा में आया है कि फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी एक्चुअली क्या होता है कि सभी लोगों को एक्सेस हो, पर्याप्त मात्रा में, सुरक्षित और पोषण युक्त क्या हो, उनको 24/7 × 365 क्या हो, फूड उपलब्ध हो, ताकि उनका जीवन स्वस्थ हो, एक्टिव लाइफ जीवन जी सकें। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात है तो आप यहां से लिख सकते हैं। और ये 4 पिलर होते हैं कि उपलब्धता हो, एक्सेस कर पाए, यूटिलाइजेशन हो और स्थिरता हो, तभी ये क्या होती है, फूड सिक्योरिटी हमारे देश में सुनिश्चित होती है। लेकिन फूड सिक्योरिटी के संबंध में कुछ प्रश्न, कुछ चिंताएं देखने को मिल रही हैं। क्यों?
क्योंकि क्लाइमेट से संबंधित चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। इससे क्या हो सकता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन हमको देखने को मिल सकती हैं, जैसे वाटर को लेकर विभिन्न देशों के मध्य डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जैसे भारत और चाइना, भारत और पाकिस्तान, और अन्य भी देश हैं, अन्य जो रिवर हैं विश्व में, उनके मध्य भी हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है। कई शॉक्स हमको देखने को मिलेंगे मैक्रो इकोनॉमी स्तर पर, और ये टेंजिबल और इनटेंजिबल स्तर पर हमको देखने को मिल सकते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हमें 60% अतिरिक्त फूड की आवश्यकता है। अगर हमें 9.5 बिलियन पीपल को फीड कराना है, उनको खाना देना है, तो 2050 तक जो हमारी जनसंख्या होगी 9.5 बिलियन होगी, और 60 उसके लिए हमको 60% फूड अतिरिक्त चाहिए, जबकि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा उत्पादन बढ़ने की जगह हमारा क्या हो रहा है, उस पर विभिन्न चिंताएं देखने को मिल रही हैं और कम हो रहा है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैलेंजेस क्या क्या है? क्लाइमेट ओरिएंटेड रिस्क हमको देखने को मिलती है। हीट वेव हमको अभी यूरोप में देखने को मिली, एक्सट्रीम वेदर हमको देखने को मिला, ट्रिपल डिप लालीना का देखने को मिला, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, जिससे कहीं फ्लड हमको देखने को मिला, कहीं ड्राउट देखने को मिला, कहीं अधिक साइक्लोन देखने को मिले। और इससे हमारे देश में जो अन्य विश्व लेवल पे हमको कई क्लाइमेट से संबंधित चिंताओं के कारण, सूखा, बाढ़ के कारण फूड सिक्योरिटी की चिंता हमारे देश में सामने आई, और वेस्टेज और लॉसेस भी देखने को सुने। आपने एक न्यूज सुनी होगी कि भारत मतलब कि खाना वेस्ट करने में, खाद्य वेस्ट करने में दूसरे नंबर पर है, तो इसको कम करने की आवश्यकता है। हम प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन उसको वेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एफसीआई के पास रखने की जगह नहीं होती, तो वो बरसात के सीजन में बाहर रखता है खाना, अनाज, मन की ग्रेन फूड, तो वो क्या होता है, सड़ जाता है। ठीक है, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, लोगों में अवेयर नहीं है। ठीक है, एजुकेशन ट्रेनिंग उनके पास नहीं है, तब टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में टेक्निकल उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसकी उसकी जो उत्पादकता है वो नहीं बढ़ रही है। और अधिक पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करने के कारण जो मृदा की जो हेल्थ है वो भी खराब हमको देखने को मिलती है, जिससे उत्पादकता भी क्या हो रही है, कम हमको देखने को मिल रही है। अब रिफॉर्म क्या करें? रिफॉर्म तो हम वही करेंगे ना जो हमारी जो कमियां हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि सबसे महत्वपूर्ण कमी है कि वाटर को कंजर्व करना। सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है पानी, तो उसको कंजर्व करना, हार्वेस्ट सिस्टम लगाना, ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना, और जो स्ट्रॉम वाटर है उसको भी इकट्ठा करना, जो ताकि ड्राउट से संबंधित कंडीशन जो हमको देखने को मिलती हैं उसमें कमी लाई जा सके। माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाना, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इनपुट को फार्मों को क्या करना, लॉन्ग टर्म में कम करना। स्टोरेज, जैसे कोल्ड चेन सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम को उपलब्ध करवाना। गरीब वंचित वर्गों को उनको फाइनेंस की सुविधा देना। क्रॉप में विविधता लाना, यही नहीं कि आप केवल गेहूं और चावल की खेती करो। अगर आप एक ही प्रकार की खेती करोगे तो आपकी जो मृदा की जो गुणवत्ता है वो क्या होगी, खत्म होगी, धीरे धीरे कम होगी, तो इससे उत्पादकता पर क्या होगा, नकार निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमको करना ये चाहिए कि हमारे यहाँ जो कृषि जो फसल है उसमें इन दो की बजाय और भी फसलों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या होगी, मृदा में सुधार भी होगा और किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। और एमएसपी में भी सरकार को बदलाव लाने की आवश्यकता है, मतलब कि बीट और राइस सेंट्रिक ना होकर क्रॉप डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए एमएसपी का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, और विश्व को और भारत को क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको टैकल करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। ठीक है, चलो, अब कुछ भारत देश में कुछ फूड प्रोग्राम चले हैं ताकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। सबसे पहला प्रोग्राम तो आपको ये पता होगा, जिसको हम हरित हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा, सरकार ने मेगा फूड पार्क बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। 2008 में सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया, और 50 एकड़ तक हम इस ऐसा एक मेगा फूड पार्क बनाएंगे जिसका अवसंरचना उसमें विश्व स्तरीय हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, और मेगा फूड पार्क उसमें हमें देखने को मिलते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लेके आई है,
सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके आई है, सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेके आई है, सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड को लेके आई है, सरकार फर्टिलाइजर को लेके आई है जिसको नीम कोटेड, और अभी हाल ही में जो नैनो यूरिया को लेके आई है ताकि उत्पादकता बढ़ सके। कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार ई नेम लेके आई है, सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा लेके आई है, सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेके आई है। मतलब अगर हम फार्म को फ्रॉक तक ले जाना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सोइंग करनी पड़ेगी, ग्रोइंग करनी पड़ेगी, हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, स्टोरेज करना पड़ेगा और उनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तभी हमारा जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डेवलप होगा और फूड सिक्योरिटी से हमें चिंताएं हैं वो भी दूर कर पाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। अभी आपने एक न्यूज देखी कि अब हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, सॉरी, वो नेक्स्ट क्या है, सीडीएस है। नेक्स्ट का मतलब है दूसरे सीडीएस है। पहले सीडीएस कौन थे, बिपिन रावत जी थे। उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, बहुत दुखद क्षण था। सीडीएस के संबंध में 2019 में सरकार ने अप्रूव किया, ए हेड ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होते हैं, 4 स्टार मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। इसका जो फर्स्ट प्रपोजल हमको देखने को मिला वो कारगिल रिव्यू कमेटी में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कारगिल से संबंधित हम जो युद्ध लड़ रहे थे उसमें हमारे जो कोऑर्डिनेशन था विभिन्न सेनाओं के मध्य, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मध्य नहीं था। तो इसलिए कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई 2002 में। उनने कहा कि अगर हमें कोऑर्डिनेशन लाना है विभिन्न सेनाओं के मध्य, आर्मी और नेवी एयरफोर्स में, तो हमें एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो विभिन्न सेनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करे और वो एक नोडल पॉइंट हो तीनों सेनाओं का। और इसके बाद नरेश चंद्रा कमेटी ने भी कहा, और जो कि 2011 में स्टेब्लिश हुई, और इसके बाद एक कमेटी स्टेब्लिश हुई 2016 में जिसको सेक्रेटर कमेटी बोलते हैं। उनने कहा कि सीडीएस की नियुक्ति हमारे देश में करनी चाहिए। अन्य देश में भी हमको सीडीएस के संबंधी पोस्ट देखने को मिलती है, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, ठीक है, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, तो यहाँ पे भी सीडीएस जैसी पोस्ट हमको देखने को मिलती है। तो इसीलिए सरकार ने 2019 में इस पोस्ट को लेके आए। ठीक है, और पहले जो सीडीएस थे बिपिन रावत जी थे। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई अगर सर्विंग मेंबर हो या लेफ्टिनेंट, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हो, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल अंडर, जिसकी एज क्या हो 62 ईयर तक की हो, तो ये इसकी क्या है एलिजिबिलिटी है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनके जो सीडीएस का जो टेन्योर है उसको मैक्सिमम 65 साल तक बढ़ा सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। और ये सीडीएस हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर के क्या होते हैं, हेड होते हैं विद इन मिनिस्ट्री। और परमानेंट चेयरमैन ऑफ एग्जिस्टिंग चीफ स्टाफ हमको देखने को मिलते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं डिफेंस से संबंधित, और जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसको भी एडवाइजरी देने का काम कौन करते हैं, सीडीएस करते हैं। इसका महत्व क्या है कि हमारे यहाँ ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग में क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा तीनों सेनाओं के मध्य। गवर्नमेंट और आर्म फोर्स के संबंध में हम अच्छा सा समन्वय स्थापित कर पाएंगे, सलाह अच्छी से स्थापित हो पाएगी और इंटीग्रेटेड जो कुछ कमांड है उनको स्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, और कई आर्म फोर्स को हम क्या कर पाएंगे, रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर पाएंगे और जो मिलिट्री स्तर पे हम काम कर सकते हैं, मिलिट्री स्तर पर अपना मतलब कि मॉडर्नाइजेशन करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। ये अनिल चौहान जी हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री आईएसए जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके मध्य एक एमओयू हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये CO2 इमिशन को कम करना है इस सेक्टर में, सिविल एविएशन सेक्टर में। एविएशन सेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है 2.5% ग्लोबल CO2 इमिशन सिविल एविएशन सेक्टर से होता है इंडिया में। अच्छा, ये प्रश्न आया था इस बार के प्रीलिम्स में, कहा था कि इंडिया में पहला यही सीधा था, इंडिया कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम फर्स्ट
वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया है। और अगर आपको ये वाला ऑप्शन पता था तो आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे, बाकी सारी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे। ठीक है, क्यों किया है? और सरकार ने 150 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है 2022 तक स्टेब्लिश करने का काम किया है, और 2007 तक हम नेट जीरो कार्बन इमिशन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये एमयू हुआ है, ये भी और महत्व का हो जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि आईएसए क्या है। आईएसए को सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, उसमें फ्रांस और इंडिया के द्वारा लाया गया था। एम था कि जो सोलर एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया जाए, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ जो कॉपरिकॉन से जो देश आते हैं उनमें इस एनर्जी को और बढ़ावा दिया जाए, ताकि हमारी जो फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता है वो क्या हो, कम हो। इसलिए इस अलायंस को लेके आए थे। ये क्या है? एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है, सोलर रिसोर्स को बढ़ावा करने का काम करते हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दिल्ली में नहीं, कहाँ है? गुरुग्राम में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ऐसा एक पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में है। और इसमें 100 बिलियन 2030 तक खर्च करने की योजना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन से संबंधित एक कन्वेंशन है जिसको शिकागो कन्वेंशन हमको देखने को मिलता है। उसके संबंधित क्या हुआ था, एक स्टेब्लिश हुआ था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शिकागो कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो आप सिविल एविएशन से संबंधित है। इसमें फंडेड इनको 193 कंट्री द्वारा किया जाता है। कार्बन इमिशन को कम करने में क्या करते हैं, सहयोग देते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब क्या हुआ है, एक महत्वपूर्ण न्यूज है। इंडिया ने कंट्रीब्यूशन किया है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में, और वो कंट्रीब्यूशन है हमारा सरायोलेंस। ठीक है, सॉरी सरायोलेंस नहीं, क्रायोलेंस। और इसको बनाया गया है भारत के द्वारा। और इसकी जानकारी एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन की 66 जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में मीटिंग हुई उसमें दी गई कि भारत ने आईटीईआर में सहयोग अपना प्रदान किया है। और ये आईटीआर फ्रांस में हमको देखने को मिलता है। इसको लॉन्च 1985 में किया गया। अभी तक जितने भी न्यूक्लियर जो रिएक्टर हैं वो न्यूक्लियर फिजन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं बेटा? फिजन पे। लेकिन ये किस पे काम करेगा? फ्यूजन पे। फ्यूजन का मतलब है संलयन, इसका मतलब है विखंडन। तो फ्यूजन का मतलब है जो हमारा जो सूर्य है, सन है, उसमें जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो फ्यूजन पे होता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल सन बनाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो 35 से अधिक देश हैं वो क्या है, शामिल है। तो सबसे पहली न्यूज महत्वपूर्ण हो जाती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ लें और न्यूक्लियर फिजन पढ़ लें, उसके बाद हम बेसिक डिटेल देखेंगे। फ्यूजन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन होता है यूरेनियम 235 पे, इसकी मतलब कि इसको डाला जाता है और ये डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल में। तो इससे कुछ मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है। तो अभी जितने भी रिएक्टर हमको देखने को मिलते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, जिसमें Ba133 न्यूट्रॉन और Kr89 देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में भी अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। भारत में भी नहीं, संपूर्ण विश्व में भी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि दो पार्टिकल को मिलाकर, जिसमें ड्यूटेरियम ट्राइटियम को मिलाकर एक नया पार्टिकल मिलता है जो बड़ा होता है। इससे जो एनर्जी का जो उत्पादन होता है वो फिजन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण खतरा ये है कि इसमें जो वेस्टेज निकलता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। और इसका जो अगर इसमें लीकेज हो गया तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, और संपूर्ण मानव जो आबादी है उसका खत्म होने का कारण भी न्यूक्लियर रिएक्टर बन सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्वच्छ एनर्जी है, इसमें वेस्टेज निकलता नहीं है।
और इसलिए लोग क्या कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन ये कहां शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूजन में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को समझा। अब जरा देख लो इस बात को, इसको टोकामेक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसमें चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया ने 2005 में इसको ज्वाइन किया, जापान, कोरिया, रसिया, यूनाइटेड स्टेट शामिल हैं और इंडिया का शेयर इसमें 9% है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च ने जो क्रायोलिन दिया है, और डिपार्टमेंट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करता है। इससे पहले जो आईपीआर जो संस्थान है हमारे देश में, उसने 6 किलोमीटर रिटर्न लाइन भी जो कि वार्म गैस को क्या करेगी उसके लिए दे चुके हैं, जो कि भारत में ही क्या हुआ था, उसका मैन्युफैक्चर हुआ था। ठीक है, अब जो क्रायोलिन है आप देख लो, इसमें जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला, ये क्या होता है, ये हमारा जो टोकामेक रिएक्टर है, इसमें क्या होता है, क्रायोलिन में जो प्लाज्मा रहता है उसके टेम्परेचर को इसमें मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। समझ रहे बात को, टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो भारत ने ये जिम्मा उठाया है कि हम टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो भी मतलब की प्रोडक्ट है वो हम आपको देंगे, उसी में से एक है क्या, क्रायोलिन। ठीक है, तो भारत के पास एक्सपीरियंस है टेम्परेचर को मेंटेन करने का। क्यों, भारत में हनुमान जी ने टेम्परेचर को मेंटेन किया, सूर्य को निकल गए, तो ये तो केवल क्या है, एक आर्टिफिशियल सूर्य है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो इसलिए भारत ने इस काम को किया है, और जो इस बात को हम पढ़ चुके हैं, इस बात को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, 1957 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर इसका वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है। सेक्टर न्यूक्लियर एनर्जी के संबंध में काम करती है, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी का क्या उपयोग हो, शांतिपूर्ण उपयोग हो, मानव के विकास के लिए इसका उपयोग हो। इंडिया इसका मेंबर है। इसको एटम फॉर पीस भी हमको इसको बोला जाता है, इस बात को आप ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि कोविड में लॉन्च की गई, इसमें 5 किलो अतिरिक्त अनाज पर मंथ देने की बात की गई, जो गरीब फैमिली से आते हैं, और जो हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत देते हैं, उसके अलावा देने की बात कही, और ये 3 मंथ के लिए लॉन्च की गई। और हाल ही में सरकार ने इसको 3 मंथ के लिए और आगे बढ़ाने का मतलब कि कहा है, और दिसंबर 2022 तक क्या होगी, अब ये काम करेगी। ठीक है, एक शब्द चर्चा में है जिसको फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बोलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनेट इंटर इंटरनल ट्रेड से संबंधित है, और जो नीदरलैंड्स और डच कंपनी से जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट आता है, उसको फैसिलिटेट करने का क्या करता है, काम करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बस काम क्या करना है, जो इन्वेस्टमेंट आता है उसको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, ताकि हमारे देश में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको तुरंत क्या मिले, गति मिले। इसको कौन देखता है, कि इन्वेस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसको काम करता है, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, कुशियारा रिवर है, इसके संबंध में भी हमने पढ़ा था, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य एक एमयू साइन हुआ है, जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम पानी को से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जो बराक रिवर की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बराक रिवर है, और इसमें कुशियारा और सूरमा रिवर हमको देखने को मिलती है। ये बराक रिवर है। बराक रिवर हमको मणिपुर से होकर आती है, त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए ये बांग्लादेश में हमें देखने को मिलती है। और बराक रिवर पे ही जो हमारा इनलैंड जो वाटर है, वाटर वे है, वो 6 हमको देखने को मिलता है। ठीक है, एक मिसाइल है बराक, वो किस देश से संबंधित है, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश का एक अभ्यारण्य था पहले, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको रानीपुर टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। यूपी कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 385 के तहत इसको क्या किया है, अप्रूव करने का काम किया है।
ये बुंदेलखंड रीजन में हमको देखने को मिलता है। इसमें और स्पीसीज टाइगर, लेपर्ड और स्लॉथ बियर हमको देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये हमको देखने को मिलता है। एक वर्ल्ड क्लास एनर्जी समिट हुई दुबई में, जिसमें भारत के मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, और ये लेड की जाती है यूएई द्वारा। लीडिंग ग्लोबल फोरम है जो ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। एक फ्यूल चर्चा में है, तो सेंटर ने इसको लॉन्च किया, जिसको अवगैस 100 LL बोलते हैं, और जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल होते हैं उनके लिए उपयोग होगा। इसको अवगैस एविएशन गैसोलीन भी बोलते हैं। और इसमें जो हमारा जो टॉक्सिक कंटेंट होता है, जिसको टेट्रा इथाइल लेड बोलते हैं, इसमें कम करने का प्रयास किया गया है, ताकि इंजन सही से काम करे। और हायर ऑक्टेन एविएशन फ्यूल हमको देखने को मिलता है, जो कि उसकी सुपीरियरिटी और स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। बस इस बात को ध्यान रखेंगे, इसके अलावा हमको कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।